इस प्रदेश के संसाधनों की चोरी करने का, इस प्रदेश के युवाओं के हकों को चोरी करने का, मौकों को चोरी करने का, अपॉर्चुनिटीज़ को चोरी करने का जो काम है वो इसलिए चल रहा है कि ये सरकार चोरी की सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। इस उत्तराखंड में क्या हुआ, मैं अगर अपना ही उदाहरण दूं तो मैं 580 वोट से चुनाव हारा हूं। हर पढ़े लिखे आदमी को हंसी आई होगी कि क्या मुख्यमंत्री हैं। हर चीज़ का जो कारण है वो जिहाद बताते हैं। मैंने तो बतेरे लोगों के सोशल मीडिया में ये दावा करते हुए सुना कि सरकार चुनौती दे, हम साबित कर देंगे कि 10 बजे पेपर बाहर घूम रहा था। जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर अब तक एक भी पेपर फुल प्रूफ नहीं था, एक भी ऐसी परीक्षा नहीं थी जिसमें कि सवाल नहीं उठे। जो आवाज उठाएं आप उसकी जांच करने को लग जाओ। इस प्रदेश में अगर कोई नौकरियों को बेचने के लिए आरोप सबसे बड़ा लगा तो वो सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग पर लगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिख के दिया कि एक एक नौकरी मंत्री जो है, ये विभाग जो है एक एक नौकरी 20-20 लाख में बेच रहा है। तो ये प्रदेश इन मंत्रियों के रिश्तेदारों के लिए है क्या? कि ये सीबीआई जांच तो ठीक है, देश की सबसे बड़ी जांच है जी, लेकिन वो जांच भी सही दिशा में हो, इसके लिए एक तटस्थ मॉनिटरिंग होना चाहिए। आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि अगर किसी पड़ोसी पर अगर अन्याय हो रहा हो और बगल वाले को आराम से नींद आ जाए तो इसका मतलब अगला नंबर उसका है। हमें चिंता इस बात की, जो भ्रष्टाचार की सहजता बन गई है जी आम लोगों में या प्रदेश में या देश में, तो कहीं ये परंपरा न बन जाए। हमें एक बड़ी ताकत की आवश्यकता है और वो ताकत पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। मॉनसून के दौरान आसमान से बरसी आफत जैसे ही खत्म हुई तो सरकार ने राहत की सांस ली कि आखिरकार मॉनसूनी बारिश से आ रही आपदाओं से तो मुक्ति मिली, लेकिन एक और आफत सरकार का देहरादून में इंतजार कर रही थी। बीते 21 सितंबर को जैसे ही स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का आयोजन हो रहा था, परीक्षा को बीते कुछ 35 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी एक स्क्रीनशॉट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वही स्क्रीनशॉट तकरीबन हफ्ते भर से राज्य सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। तमाम तरह की राजनीति का सरकार इस पे आरोप लगा रही है, युवा सड़कों पर है और ऐसे में पेन पॉइंट आज आपसे एक विशेष मेहमान की मुलाकात कराएंगे कि इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि एक विपक्ष का प्रमुख चेहरा बने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है। सर पहले तो आपका एक त्वरित टिप्पणी चाहेंगे कि जो वर्तमान में एक आपदाएं जो गुजरी है उससे राज्य बड़ा बेहाल रहा इस बार, लेकिन जैसे वो आपदाएं बीती उसके बाद एक नया संकट सरकार के सामने खड़ा है। एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आप इस पे क्या टिप्पणी देंगे? मैं सरकार को कहना चाहूँगा, आपने त्वरित एक टिप्पणी बोली जी, तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अब लौट चलें। बहुत कुछ सरकार ने इतने आगे तक विध्वंसक गतिविधियों में आगे बढ़ गई है कि ये कहना अब लाजिमी है और मन की पुकार है कि अब लौट चलें। आपने कहा शुरुआत में कि प्राकृतिक आपदाओं से थोड़ा जैसे ही निजात पाने का अंदेशा हुआ कि अब शायद प्राकृतिक आपदाएं इस सीजन में ना आए, लेकिन सरकार द्वारा जनित आपदाएं मुँह बाए पहले से ही खड़ी थी। मैं इस परिस्थिति को, जो परिस्थिति आज निर्मित हुई है, इस परिस्थिति को सरकार द्वारा निर्मित आपदा कहूँगा। सरकार चाहती तो ये आपदा ना आती। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सरकारें अपना काम करती हैं और जो माफिया है वो अपना काम करते हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी सरकार ऐसी फुल प्रूफ हो कि जिसके राज में कोई गलत हो ही नहीं। ये आजकल के युग में ऐसी कल्पना कर पाना संभव नहीं है जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकारों को ईमानदारी से अगर उन माफियाओं के कृत्यों को लगाम लगाने की मंशा हो तो उन पर लगाम कुछ हद तक लगाई जा सकती है। ये वर्तमान ऐसी सरकार है कि जो उन माफियाओं के कृत्यों पर, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे किसी तरह की चोरी कर रहे हो लोग, वो किसी तरह की चोरी करने में भी किसी तरह के लगाम लगाने में सरकार सफल नहीं हुई, फेल हुई। और उसका कारण ये रहा कि खुद ये चोरी की सरकार है। ये जब खुद सरकार ही चोरी से बनी है, जो आजकल बड़ा हल्ला है वोट चोरी का, इस उत्तराखंड में क्या हुआ, मैं अगर अपना ही उदाहरण दूं तो मैं 580 वोट से चुनाव हारा हूं जी। और वो 580 वोट में निश्चित रूप में कम से कम 8000 वोट ऐसे थे जो डुअल वोट थे, जो इधर से उधर वोट बनाए गए, जो तमाम दूसरे राज्यों के लोगों के भी वोट बनाए गए और उन वोटों के आधार पर हमको हराया गया। तो ये सब क्या है? तो ये चोरी से बनी हुई सरकार चोरी में विश्वास करती है। ये तो आज की बात है। मैं आपको बता दूं, जब 2020 में कोविड आया, कोविड के बहुत ही
भयानक दौर में, जबकि बहुत स्ट्रिक्ट था कि स्कूटर भी कोई घर से बाहर नहीं निकालता, और अगर जरूरी है जी आपको पता होगा बहुत से मरीजों ने तब दम तोड़ दिया क्योंकि बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इलाज नहीं था। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में 1000 सहकारी विभाग में, सहकारिता विभाग में 1000 नौकरियों की भर्ती हुई उस समय। जी जी और वो इंटरव्यू, वो रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू जो भी हुए, परीक्षाएं, जी वो नोएडा में हुआ। ओह नोएडा में। जी जी तो कैसे, कौन गया वहाँ? जी तो नौकरियों को बेचने का कारोबार तब से चल रहा है, नौकरियों को चोरी करने का कारोबार तब से चल रहा है। ये नौकरियों को चोरी करने का कारोबार इसलिए चल रहा है, प्रत्येक जगह खनन हो, चाहे तमाम चीज़ें हों, इस प्रदेश के संसाधनों की चोरी करने का, इस प्रदेश के युवाओं के हकों को चोरी करने का, मौक़ों को चोरी करने का, अपॉर्चुनिटीज़ को चोरी करने का जो काम है वो इसलिए चल रहा है कि ये सरकार चोरी की सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। और ये चोरी से बनी हुई सरकार का ये मानना है कि चोरी पकड़ी नहीं जाती, बस ठीक है, लफाजी करते रहो, बातें बनाते रहो। कितनी हंसी आती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का, सबको अपने धर्म पर विश्वास करने का हक है। गणेश कोदियाल को अपने धर्म पर पूरा विश्वास है और मेरी धार्मिक आस्था को कोई नहीं डिगा सकता। ऐसे व्यक्ति को जब ये सुनने मिलता है कि मुख्यमंत्री जी की इस पर जिस प्रकार से आपने मेरे से त्वरित टिप्पणी मांगी, उसी प्रकार से त्वरित टिप्पणी मुख्यमंत्री की ये थी कि ये नकल जिहाद, तो हंसी आई। हर पढ़े लिखे आदमी को हंसी आई होगी कि क्या मुख्यमंत्री हैं, हर चीज़ की दवा, हर चीज़ का जो कारण है वो जिहाद बताते हैं, और हर चीज़ की दवा धर्म को बताते हैं। इनको धर्म की परिभाषा नहीं पता है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये नकल नहीं है जी, ये पेपर लीक नहीं है कह रहे हैं जी। तो पेपर लीक की परिभाषा मुख्यमंत्री जी को दोबारा गढ़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी एक आयोग बनाए और वो आयोग पहले तो लीक की परिभाषा जारी करे कि लीक की परिभाषा क्या है, स्पष्ट करें कि लीक होता क्या है, किसे माना जाए, किसे लीक माना जाता है। जी, आधे घंटे में पेपर बाहर आ जा रहा है जी, और उसके बाद बतेरे लोग ये दावा कर रहे हैं, मैंने तो बतेरे लोगों के सोशल मीडिया में ये दावा करते हुए सुना कि सरकार चुनौती दे, हम साबित कर देंगे कि 10 बजे पेपर बाहर घूम रहा था। ओह, अब जब ऐसी स्थितियां हैं जी, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई फिर इसका मतलब पेपर लीक आखिर होता क्या है फिर। जी, तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जी, जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर अब तक एक भी पेपर फूल प्रूफ नहीं था। एक भी ऐसी परीक्षा नहीं थी जिसमें कि सवाल नहीं उठे हों। अब अगर हम ये बात उठा रहे हैं तो ये लोग कहते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था, तो कांग्रेस के समय में हुआ था तो करो ना, आप सीबीआई जांच करो तो सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत हुआ होगा, कांग्रेस के शासन में अगर गलत हुआ तो ऐसे बतेरे लोग हैं कि जो आज भी जेल में हैं। अगर अतीत में ऐसा हुआ तो बतेरे लोग हैं ना जो जेल में हैं। तो हम क्या उनकी पैरवी कर रहे हैं क्या? हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे कांग्रेस का शासन हो, मेरा शासन, हमारा शासन रहा हो, आपका शासन रहा हो, लेकिन अन्याय अत्याचार सहन नहीं किया जाना चाहिए। आज लोग, बतेरे लोग मुझे बोलते हैं, गोदियाल जी आप जोर शोर से बोल रहे हैं जब आपका शासन आएगा तब क्या? मैं कह रहा हूं कि हमारा शासन आएगा तो विपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए जो मैं निभा रहा हूं। जो भूमिका मैं निभा रहा हूं वो भूमिका विपक्ष के किसी नेता को निभानी चाहिए। जो हमारे कांग्रेस के नेता जो भूमिका निभा रहे हैं या बेरोजगार संगठनों के लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, वो जो उस समय विपक्ष में रहेंगे उनको निभानी चाहिए वो भूमिका, उसमें क्या बुरा है। पर इस बात से ये स्वीकार्य नहीं है कि जो आवाज़ उठाएं आप उसकी जांच करने को लग जाओ। अच्छा, एक अभी आपने एक बड़ा दावा किया था कि कोरोना के टाइम पे सहकारिता विभाग में कुछ नौकरियां बांटी गई जी, 1100, क्योंकि सारा मामला नौकरियों को लेकर ही चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन राज्य में नौकरी को लेकर ही चल रहा है, सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। तो ये मामला अभी तक इस प्रमुखता से क्यों नहीं हुआ? जब खासकर बात हो रही है पेपर लीक की या फिर बात हो रही है नकल की, सहकारिता वाला जो आपने ये दावा किया, कई बार प्रमुखता क्यों नहीं? कई बार मीडिया में आया, यहाँ तक कि इस प्रदेश में अगर कोई नौकरियों को बेचने के लिए आरोप सबसे बड़ा लगा तो वो सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग पर लगा। भारतीय जनता पार्टी जिसके मंत्री वो हैं जिनके साथ आपके सीधा मुकाबला था चुनाव में। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिख के दिया जी कि एक नौकरी, मंत्री जो है, ये विभाग जो है एक नौकरी 20-20 लाख में बेच रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने लिख के दिया, अपने पैड पे लिख के दिया, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। तो आप बताओ कि जब ऐसे होगा तो कैसे मतलब विश्वास किया जाएगा? तो विश्वास इसलिए किसी को नहीं है,
उच्च शिक्षा विभाग में ओपन यूनिवर्सिटी में 56 पद या 60 पद कितने भरे गए? सब रिश्तेदारों के पद भरे गए जी। सब रिश्तेदारों को भरा गया। तो ये प्रदेश ये मंत्रियों के रिश्तेदारों के लिए है क्या? ये प्रदेश, अभी मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा कि मैंने जब ये कहा कि अपने मंत्री अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने लिखा मेरे फेसबुक पे कि तुमने भी जब राठ महाविद्यालय था तो अपने भाई भतीजों को लगाया। भाई राठ महाविद्यालय 2003 में खुला। राठ महाविद्यालय कोई सरकारी पैसे से नहीं खुला, गणेश गोदियाल के अपने पैसे से खुला। गणेश गोदियाल ने मैं अपने पैसे से कुछ भी करूं, किसी को क्या मतलब उसका? एक तरह से निजी उद्यम था। वो निजी उद्यम था, 2003 की बात है। ठीक है, 2003 में। तो इन दोनों को मतलब सरकार के लोग और सरकार का बचाव करने वाले लोगों के पास तर्क भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं। मैं गढ़वाल मंडल में चेयरमैन रहा, मैं बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में चेयरमैन रहा। सरकार वहां करे ना मेरी जांच। मेरे अपने निजी उसमें मैंने किसको रखा किसको नहीं रखा, सरकार को क्या उसका लेना देना है? तो मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सरकार में जब कोई मंत्री पद की शपथ लेता है तो उस मंत्री शपथ का आशय यह है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। भेदभाव नहीं करूंगा का मतलब यह है कि मैं अपने को वो काम नहीं करूंगा कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने को दो दे, ऐसा काम नहीं करूंगा। उसका आशय ये है, लेकिन वैसे हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री ठीक हो जाए और उनको भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए उनके नेताओं का, केंद्र के नेताओं का आशीर्वाद रहे, तो एक व्यक्ति काफी है इस उत्तराखंड को पटरी पर लाने के लिए। जी, दूसरा मैं आपसे, क्योंकि आप विपक्ष का प्रमुख चेहरा है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है अभी विपक्ष के चेहरे के रूप में, खासकर आप लोग और बेरोजगार संगठन भी, धरने पर बैठे लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लगातार। लेकिन सवाल ये भी है कि सीबीआई पर तो हमेशा से केंद्र सरकार के तोता होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सीबीआई पर ये अचानक से इतना विश्वास के कारण क्या है? मैंने जिस दिन मैं उस धरने में गया जी, तो आपको दोबारा देख लीजिएगा मेरे स्पीच को। मैंने ये कहा, चूक गया था हमसे देखने से। मैंने ये बात कही जो आप कह रहे हैं कि हमें आप लोग, मैंने कहा उन बच्चों को, मैंने कहा जो वहाँ धरने पर बैठे हैं कि आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हो। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन कोई सिटिंग मतलब ऑन ड्यूटी जो जज हो, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में हो जी। इसलिए मैंने कहा कि ये सीबीआई जांच तो ठीक है, देश की सबसे बड़ी जांच है जी, लेकिन वो जांच भी सही दिशा में हो, इसके लिए एक तटस्थ मॉनिटरिंग होना चाहिए जी। ये इसीलिए मैंने मांग की जो आपका आदेश आया। मैं सीबीआई पे नहीं तो कैसे भरोसा होगा? सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं। मैं आपको बताऊं 2016 में ये जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसी कॉलेज के साथ मेरे संबंधों की सीबीआई जांच हुई। मतलब वो सीबीआई जांच में वो कॉलेज भी था। यहाँ सचिवालय में आके सीबीआई के लोग वो पूरे पुलिंदे को ले गए अपने साथ जी। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं सीबीआई के इंस्पेक्टर को बार बार फोन करता रहा। एक बार आया था फोन जी, और उसके बाद मैं बार बार फोन करता रहा कि बताओ कब आना है, बताओ कब आना है जी जी। आखिर में उन्होंने हाथ बुलावे का इंतजार कर रहे थे। आखिर में उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई नहीं आना है, खत्म करो बात को जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो, कोई भी जांच हो, ये वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं केंद्र की, खुलेआम है, कोई डर कोई वो नहीं है। इन्होंने धर्म का भाव दिखाकर लोगों को इस तरह से विवेक शून्य कर दिया कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ये मान रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक नजर से लोग इतने विवेक शून्य हो गए हैं कि अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो ठीक है, ये हो गया है जी जी। पर ऐसा नहीं है। मैंने कल स्पीच में भी कहा और आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि अगर किसी पड़ोसी पर अगर अन्याय हो रहा हो और बगल वाले को आराम से नींद आ जाए तो इसका मतलब अगला नंबर उसका है। हमें चिंता इस बात की है। दूसरा मुझे जो पर्सनल चिंता है वो इस बात की है कि ये जो भ्रष्टाचार की सहजता बन गई है आम लोगों में या प्रदेश में या देश में कि कोई बात नहीं, स्वीकार्यता बन गई है, सहज है आदमी उसके प्रति, तो कहीं ये परंपरा न बन जाए। और अगर ये परंपरा बन गई जी, तो जो लोग राजनीति में शुचिता और ईमानदारी से रहना चाहते हैं वो लोग फिर राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या होगा? अगर ऐसे लोगों ने जो शुचिता चाहते हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में शुचिता चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनको इस रूप में याद किया जाए कि अपने कार्यकाल में इन्होंने पारदर्शिता से काम किया, जो ऐसे लोग होंगे वो राजनीति में अगर नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे मतलब बिल्कुल अराजकता का बोलबाला होगा।
अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ ही महीनों में बहुत कम समय बचा है कि राज्य जो है 2027 का विधानसभा चुनाव देखेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं, वो भी तब जब आज के टाइम पे ये माना जा रहा है कि सार्वजनिक बहसों का हिस्सा है, बहस का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कमजोर हो रही है और जो खालीपन आ रहा है विपक्ष का वो यूकेडी के युवा नेता या फिर स्वाभिमान मोर्चा के जो नेता हैं जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं या भू कानून को लेकर जो सड़कों पर रहे हैं, वो उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि 2027 के लिए कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए, मैं तो पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस में कोई खालीपन आ रहा है जी। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ठीक है, सत्ता में आना जाना ये लगा रहता है जी। और पिछले 7-8 सालों से 8.5 साल हो गए हैं हम लोग सत्ता में नहीं हैं, इसलिए कुछ कमजोरियां आई होंगी। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है कि सत्ता में रहते ही मजबूती आती है। मैं तो ये समझता हूँ कि सत्ता में न रहते हुए ज़्यादा मजबूत हो सकता है कोई व्यक्ति। मैं अपनी अगर बात करूँ, नहीं, वो भाजपा ने दर्शाया है, लेकिन कांग्रेस का जो मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैं जितना व्यापक अभी हूँ उतना व्यापक सत्ता में रहते हुए नहीं था जी। लेकिन आज हम सत्ता में नहीं है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी व्यापकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। नहीं, पर विचारों की व्यापकता में आप इंडिविजुअल तौर पे हम भी मानते हैं कि आप मजबूत हुए हैं। सभी को कह रहा हूँ मैं अगर मैं हरीश रावत जी को की आप बात करें फेस टू फेस, कांग्रेस है कौन और जी। अगर आप जो है वही चिंता का विषय बन रहा है कि सभी बड़े नेताओं के एक्टिविटीज को अगर आप देख लें तो सरकार के प्रत्येक गलत कार्य के सामने उनकी नाराजगी, उनका एग्रेशन, उनका विरोध हर रूप में दर्ज है। हर बड़ा नेता, रावत जी हो, करण जी हो, प्रीतम भाई हो, यशपाल जी हो, भरत सिंह जी हो, मैं हूँ या कोई हमारे अन्य सभी साथी हैं, तमाम हमारे विधायकगण हैं, सभी लोग सरकार के ऐसे बुरे कामों का विरोध करते हैं। अभी आप देखिए इसी मामले में हमारे तमाम नेताओं ने कहाँ इस बात को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया कि सरकार ये गलत कर रही है। हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह किया। लेकिन ये जरूर है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि 2027 आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो धन की शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोगों को बरगलाने की शक्ति है, इनका जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप का एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया, इनके पास जो धर्म के नाम पर लोगों के आंखों में धूल झोंकने का जो करिश्माई मैकेनिज्म है, इसके सामने हमें एक बड़ी ताकत की आवश्यकता है और वो ताकत पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिनका तथाकथित रूप में आपने नाम लिया। अगर ये सब लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश को कुछ सही ढर्रे पर लाया जाए तो अपने स्वार्थों को कम से कम मतलब जितना दे सकते हैं अधिक से अधिक तिलांजलि देकर थोड़े कम से कम स्वार्थ रखें। बिना स्वार्थ के तो कुछ नहीं है। स्वार्थ होता है, आदमी चुनाव लड़ता है तो जीतना के लिए लड़ता है, जीतना भी एक स्वार्थ है, ठीक है। लेकिन उसमें ये स्वार्थ रहे कि हम प्रदेश को ढर्रे पे लाएंगे। अगर ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बने तो उन सबका स्वागत है हमारे साथ। एक तरह से माना जाए कि जैसे केंद्र में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए समस्त विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे 2024 में, तो ये माना जाए कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस तरह की कोशिश करने की दिशा में है कि विपक्ष के तौर पे जो मजबूत चेहरे हैं वो एक कांग्रेस की छतरी के नीचे आए और एक मजबूत विपक्ष की तरह 2027 में सामने हो। देखिए मेरी बात सुनिए जी, राहुल गांधी जी और मेरे में तुलना मत कीजिए। नहीं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के मतलब सर्वमान्य नेता हैं, सभी उनको मानते हैं। यहाँ ऐसा है कि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं फिलहाल ये कहूँ कि मैं सबको एक मंच पे लाने की कोशिश में हूँ। बीच में चर्चा होती रही है कि राहुल गांधी से आपकी करीबी कई बार देखिए सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा बना है, तो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हो या हो सकता है संवाद आप लोगों के बीच लगातार बनता रहा। इस रूप में बड़प्पन नहीं दिखलाना चाहता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी जो करते हैं वो अपने मन से करते हैं। अभी जैसे ये जरूर है कि अच्छी बातों को मान लेते हैं। अभी जैसे हम लोग गए थे वहाँ, CWC की बैठक थी पटना में, हम सब लोगों ने, कांग्रेस के जो भी हम लोग थे, हम सब ने कहा कि उत्तराखंड में एक ज्वलंत मुद्दा है ये नौकरियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और राहुल गांधी जी ने उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्थान दिया, इस बात को रखा, तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी।
तो आपने जो मेरे लिए कहा कि मैं सबको इकट्ठा करने के उसमें हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी इच्छा जरूर है जी। मैं रुक गया था उस समय, आपने बीच में कुछ और प्रश्न कर दिया था। नहीं, तो मैं उत्तर यही मेरा कह रहा ये था, है जी। कि मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छा मेरी जरूर है कि सबको एक होना चाहिए, और सब एक होंगे तो निश्चित रूप में। तो स्वाभाविक है कि अपनी इच्छा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने भी रखी हो, या अभी मैंने किसी के सामने नहीं रखी, और ना ही कोई ऐसा मौका आया जी, जी, कि इस जी। पर कोई चर्चा हुई हो। तो इसका अगर मौका नहीं आया तो इसका मतलब है संवाद का थोड़ा सा अभी भी वो दिक्कत है, जो लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेता एक साथ आने से अभी भी झिझकते हैं कि 5-6 नेता एक साथ एक मंच पर दिखने बड़े दुर्लभ हो गए हैं उत्तराखंड में। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा ही एक मंच पे होते हैं। अभी बहुत दुर्लभ मौके होते हैं, बहुत दुर्लभ मौके। फोटो मैं कहीं से मांग के आपको भेज दूंगा, जो सब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली जो लोगों की बड़ी शिकायत होती है, जो आम चर्चा, देखिए कांग्रेस को लोग विपक्ष के तौर पे याद करते हैं, उसका मिस होना। हालांकि मैं एक चीज और कहूंगा जो मेरे निजी विचार हैं और ज्यादातर लोगों से, कि आपका हर वरिष्ठ नेता, एक नया शब्द है नई पीढ़ी, फोमो फेज में होता है, कि फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि सबको लगता है कि मैं कहीं छूट ना रहा हूं, तो वो कुछ ना किसी अलग तरह से पार्टी मुद्दों को छोड़ के किसी और तरीके से प्रासंगिक बने रहने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद करता रहता है। देखिए मेरी बात, मैं ये मानता हूँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं इस रूप में देना चाहूँगा कि हम अपना काम करते हैं जी। ये पब्लिक के ऊपर है या मीडिया के ऊपर है या आकलनकर्ता के ऊपर है कि वो किस हमारे एक्ट को किस रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं जी। अभी जैसे मैं कल उस धरने में चला गया जी। तो मैं गया तो मैं अपनी मर्जी से गया, मैं इसलिए गया धरने में। मैं ऐसे पहले और भी धरनों में गया हूँ, एक बार गैरसैंण में एक मुद्दे को लेकर, भू कानून को लेकर और बिल्कुल कई बार मूल निवास को लेकर एक धरना था, कई बार हमने आपके ऊपर तो मैं गया है अलग अलग आंदोलन। मैं गया, मुझे ये लगा कि ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे उत्तराखंड के हित में है, तो जो उत्तराखंड के हित में है और रखा किसने है, बेरोजगार संघ ने रखा है। बेरोजगार संघ कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जी जी, वो बेरोजगारों की मांग को उठाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है जी। तो उसमें अगर मैं समर्थन करने चला जाऊं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के या मेरे जहां से मैं लोकसभा लड़ा उस इलाके के बहुत से लड़के उसमें शरीक थे और सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि गोदाल जी आपको आना चाहिए उसमें, जी, जी। तो उनकी उम्मीद थी तो मैं चला गया जी। अब उसके लिए मुझे एक पार्टी को पूछना चाहिए क्या, मैं चला गया। अब उसको अगर आप इस रूप में देखें कि गणेश गोदियाल वहां चला गया, मतलब गणेश गोदियाल की थीम अलग है। नहीं, एक्चुअली आपने कहा कि इसके लिए मुझे पार्टी से पूछना चाहिए कि जैसे हम भाजपा के संगठन को जो भाजपा में गुलामी होती है, यहाँ तो गुलामी नहीं होती। आप ये मान रहे हैं कि हम पार्टी में तो हैं पर हम स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से हमारे काम यहाँ करने के लिए। इस रूप में फ्रीडम है कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए, आपके प्रदेश के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें फ्रीडम है, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ ये है के हितों से टकराव का कभी मामला बन जाए। नेताओं के भाषण देखो जी, मुख्यमंत्री ने बोला कि नकल जिहाद, सब बोलने लगे नकल। अच्छा, एक समान स्क्रिप्ट जिसे कह सकते हैं, तो वहाँ तो ये है जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर गणेश गोदियाल ने कुछ गलत कह दिया तो हमारे नेताओं में ये हिम्मत होती है कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं में भी ये हिम्मत होती है कि वो कह दें कि ये गणेश गोदियाल के अपने विचार हो सकते हैं, हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। हमारे यहाँ ये लोकतंत्र है, ये फ्रीडम है और इसीलिए हमको आप इसे फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, पर संगठन के हिसाब से जो हम संगठन की उसको समझते हैं बनावट को, उस हिसाब से तो ये है कि सब अपने रास्ते लगे हुए हैं। ये तब जी जब कोई ऐसी विध्वंसक कार्रवाई में हम शामिल हो जाएं जिससे पार्टी संगठन की छवि धूमिल हो जी, या हमारे राज्य की छवि धूमिल हो। अच्छा, इसका राज्य की रखा जाता है, राज्य की छवि धूमिल होने के लिए एक नागरिक का ही कुछ कुकृत्य कर देना काफी होता है जी, बिल्कुल। समाज की छवि धूमिल करने के लिए एक किसी भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ जी, उत्तराखंड का नाम खराब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो एक व्यक्ति ने पूरे राज्य का नाम खराब कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि वो तो एक ही व्यक्ति काफी होता है, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, अगर वो ख्याति प्राप्त हो जाता है, सोनम वांगचुक को देख लीजिए, बिल्कुल। कल तक जब वो भाई नमस्कार, कल तक तमाम पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, कौन से अवार्ड, सब अवार्ड ला रहे थे, हर आदमी कह रहा था इंडियन है, हमारा भाई है, ये है सो है। आज तथाकथित रूप से इस केंद्र की सरकार ने उन पर भी आपदा ला दी है, वो भी सरकार जनित आपदा है। हाँ, हालांकि ला दी है। नरेंद्र मोदी के भी बहुत समर्थक रहे थे, तो उनके समर्थक, बीजेपी के समर्थक आज उनको जो है क्या क्या बोलने लग गए, देशद्रोही बोलने लग गए। तो ये है, देशद्रोही की उपाधि तो बहुत सरल हो गई है जी। उस आदमी का मनोबल कच्चा नहीं हो सकता
जो ईमानदारी के साथ यहाँ तक आया हो। और सोनम वांगचुक जिस जगह पर हैं जी, उस जगह तक जो आदमी ईमानदार और अपनी कर्मठता से आया होगा, जी, अपने अनुभव से आया होगा, वो कच्चा नहीं हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, इसके बाद बातचीत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि अगर मौजूदा जो हालत है, युवा सड़कों पर है और एक बड़ी चुनौती है प्रदेश के लिए भी, और युवा शक्ति जिन्होंने तैयारियां करनी थी, जिन्होंने अगले परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से तैयार कर, वो सड़कों पर है, और मुख्यमंत्री आपसे कोई सुझाव मांगते हैं, वैसे मांगेंगे नहीं खासतौर पर विपक्षी दलों से, और पर आपसे सुझाव मांगते हैं, तो आपके महत्वपूर्ण सुझाव क्या होंगे? देखिए, आज ही सुबह मैंने उनको बिना मांगा सुझाव दे दिया। अच्छा, आज ही सुबह। जी जी। अभी तक मुझे लगता है 20,000 से ऊपर लोगों ने उसको देख लिया। अच्छा जी। मैंने आज सुबह जब अखबार देखा मैंने जी, तो अखबार में आया था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ये युवा चाहते हैं जी, तो हम सीबीआई जांच के बारे में भी हमारी कोई जी, वो नहीं है कि नहीं करनी है सीबीआई जांच, जी। हो सकती है सीबीआई जांच, जी, पर शर्त क्या थी, अगर ये चाहते हो। जी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पूछा कि 5-7 दिन से भूखे प्यासे वो घुइयां छिलने के लिए बैठे हैं क्या वहाँ? बिल्कुल। मुख्यमंत्री का ये बोलना है कि अगर ये चाहते हो, ये हाँ। क्या मजाक है? प्रमुख मांग वही है भाई मांग ही वही है, जी। और अब वो कह रहे हैं कि चाहते हो, तो मतलब वो चाहने के लिए मुख्यमंत्री जी अब क्या करना पड़ेगा? जी, तो मेरा मुख्यमंत्री जी को सुझाव है, जी। मैंने जो स्टार्ट में कहा जी, कि अब लौट चलें, जो हो गया उसको भूलने की कोशिश करिए, उसको खत्म करने की कोशिश करिए। आप अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज लाइए, आप ईमानदारी को अपने प्राथमिकता में लाइए कि मैं जो कुछ करूंगा ईमानदारी से करूंगा, और उनके वर्किंग स्टाइल में ये चेंज दिखेगा। जिस दिन अच्छा दिखेगा जी, उस दिन उनकी बड़ाई भी करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। जी, जब केदारनाथ से केदार शिला मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे दिल्ली गई, जी, और दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर की स्थापना होने की बात आई, और आज भी बन रहा है वहाँ। हाँ, आज भी बन रहा है। भूमि पूजन हुआ था, भूमि पूजन हुआ था। जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की वो गले की हड्डी बन गई, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो नहीं बनेगा, और जी। उस संस्था ने भी कहा कि हम नहीं बना रहे हैं, बात खत्म हो गई, ये हो गया, सो हो गया। अभी 10 दिन पहले मैं देख रहा था कि फिर एडवर्टाइज आया था कि केदारनाथ धाम मंदिर जो बन रहा है जी। वहाँ पर ये दशहरे में भव्य मंदिर मतलब डांडिया का कार्यक्रम होगा। तो इसका मतलब वो बन रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नहीं बनेगा और हम इसको आज ही, तो मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी की सराहना की। मैंने कहा कि भाई चलो, मुख्यमंत्री जी को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया था, और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने इसको मना कर दिया, ये भी बड़ी बात है जी। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैसे हाईलाइट किया, अरे गणेश गोयल ने तो मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी जी। तो हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर अच्छा करेंगे तो अच्छाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए किसी को भी जी। अगर अच्छाई के लिए किसी को प्रोत्साहित किया जाता है तो उससे समाज का भला होता है जी। क्योंकि प्रोत्साहित होने वाला व्यक्ति और अच्छाई करने की कोशिश करता है। मुझे अपना बचपन याद है जी। मेरे बचपन में मेरी ताई चाची मेरे अच्छे छोटे से काम के लिए मुझे प्रोत्साहित करते थे कि गणेश ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उत्साहित होता था कि मुझे और अच्छा काम करना है। तो वो ये मानव स्वभाव है, इसलिए किसी को अच्छाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और किसी के लिए उल्टे काम पर उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जी। तो मुख्यमंत्री गलत करेंगे हम हतोत्साहित करेंगे, मुख्यमंत्री ठीक करेंगे हम प्रोत्साहित करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को चाहिए, मैंने कहा है उनको राय दी है बिना मांगे जी। कि ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि युवा क्या चाह रहे हैं। युवा ये चाह रहे हैं कि भाई इसमें सीबीआई जांच हो, आप सीबीआई जांच आज अनाउंस करें, वो बेचारे घर जाएं। जो आपने एक शब्द कहा कि वो आगे की तैयारी करें, मैंने भी यही शब्द उसमें कहा है कि ताकि ये आगे की तैयारी कर सकें। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस प्रदेश को ऐसे उबलते हुए हालत में अपने एक्ट से, अपने आदेश से ठंडा पानी इसमें डालें और राहत दें। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है, आप बार बार कह रहे थे कि आप लौट चलें, और इसी आंदोलन में एक और नारा उछल रहा है कि पेपर छोड़ और गद्दी छोड़। तो आपको लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन जो कि इस राज्य की कड़वी सच्चाई भी बन सके, इससे कुछ बदलाव होगा, या फिर आप चाहते हैं कि अभी भी नहीं, सुधार की गुंजाइश है, जो अगले 1-1.5 साल है उसमें नेतृत्व परिवर्तन जैसी परिस्थितियां न बने और चीजें चलती रहे? हम ये मानते हैं कि इस प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसकी मालिक यहाँ की जनता है। बिल्कुल। और वो जनता के हाथ में ताकत, लोकतंत्र के हिसाब से जो आने वाला 1.5 साल का समय बचा है, उस 1.5 साल में जनता के हाथ में वो ताकत एक बार दोबारा आएगी जी। अब उससे पहले अगर सुधर सकता है जी, तो इस प्रदेश का हित होगा जी। माना आगे आगामी समय में होने वाली परीक्षाएं जी अगर ठीक तरह से हो जाएं, बिना शंका के संपन्न हो जाएं जी, तो ये इस प्रदेश के छात्रों का हित होगा, प्रदेश के अभिभावकों का हित होगा जी।
तो उसके लिए हम प्रयास क्यों ना करें। तो हमारा प्रयास है कि 1.5 साल जो इनका समय बचा है, इस 1.5 साल में ये ऐसी गलतियां न करें। हम देखिए विपक्ष की भूमिका में, हम सचेतक हैं, हम विसिल ब्लोअर हैं। हमें लगेगा कि चोर आ रहा है, तुम सीटी मारेंगे, हमारा वो काम है, तो हम सीटी मारने का काम कर रहे हैं। बाकी जो करना है वो तो सरकार को करना है। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, प्रत्येक बात जिसके लिए किंतु और परंतु जैसे सवाल उठते हैं उनको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने को स्वयं ठीक कर ले। तो नेतृत्व परिवर्तन का आइडिया जो है वो आप उसका समर्थन नहीं करते? मतलब ये यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज होने की बात कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और ये अपनी खाल बचाने के लिए वही करेंगे। नहीं, क्योंकि नारे भी लगातार लग रहे हैं। वो मुख्यमंत्री चेंज करें ना करें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि 1.5 साल ठीक चलना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री चेंज करते हैं तो ये भी तय माना जाएगा कि भाई इसका मतलब कि केंद्र के इशारे पे, मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर 5 साल जम के लूटा और उसके बाद अंतिम समय में चेंज कर दिया, यही तो माना जाएगा। तो सवाल तो ये बनता है कि इनके केंद्र के नेता आए और ये कहें कि जो इन्होंने वादे कर रखे थे कि डबल इंजन की सरकार, अच्छा प्रशासन हम देंगे, तो डबल इंजन का यही मतलब था ये पूरे इंजन ताकत लगाकर, दोनों इंजन ताकत लगाकर इस प्रदेश को नोचेंगे, यहाँ के संसाधनों की लूट करेंगे। आपको बता दूं मैं, छोटे से छोटा ठेका भी गुजरात का आदमी आके कर रहा है। कहाँ जाएगा हमारा आदमी? ये उत्तराखंड किसके लिए बना है? बड़े से बड़ा ठेका, अभी वो केदारनाथ में रोपवे का ठेका अडानी आ गया, मतलब गुजरात से आ गया। इंटर कॉलेज की बिल्डिंगों के 4 कक्षों के ठेके गुजरात के आदमियों के हैं। धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी खुश करने में लगे हैं अमित शाह जी को कि भाई हम तो गुजरात के लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। कहाँ जाएगा यहाँ का? तो ये है इनका। तो अगर देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, अधिकारी अगर रीढ़ मजबूत कर लें तो भी कुछ हद तक बात सुधर सकती है। लेकिन दुख तब होता है कि जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनकी रीढ़ 90 डिग्री झुक जा रही है सत्ता के सामने, जो अनिवार्य शर्त हो गई है। हमें याद आता है टीएन सेशन, कांग्रेस का दौर था, लेकिन टीएन सेशन ने ये दिखाया कि एक व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे और उसकी रीढ़ कमजोर ना हो तो वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को आईना दिखा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, आज हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है। हिंदुस्तान सत्ता के किए हुए घावों से छलनी है। ये राज्य सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए गए घावों से छलनी है, और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला, कोई तो आए और इन सत्ता के द्वारा किए गए घावों पर मरहम लगाए। पेन पॉइंट से बात करने के लिए आपका धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।